पूरा विश्लेषण दूंगा इसके बारे में। फरीद करजानी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला। 974 रुपए का बहुत बड़ा डिविडेंड आपने दिया अपने इन्वेस्टर्स को। पहली चीज, सबसे पहले सर आपको बधाई देना चाहता हूं और दिल से आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं इस चीज के लिए कि देश दुनिया में इतनी बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनियां बहुत कम बची है, जो कहते हैं वो करते हैं और शेयर होल्डर्स को वापस से रिवॉर्ड करने में विश्वास रखते हैं। बड़ा पैसा आ जाए तो ऐसा नहीं कि अपने पास रख लें, बाद में देखेंगे सोचेंगे क्या करना है, लेकिन आपने बड़ा दिल रखकर बड़ा डिविडेंड बायबैक सारे अपने इन्वेस्टर्स को दिया। सर इसके लिए मेरी बधाई स्वीकार करें। शुक्रिया, धन्यवाद ये कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। और हमें ये एकदम एक प्राउड मोमेंट लग रहा है, हिस्टोरिक मोमेंट और एक बड़ा माइलस्टोन है हमारी कंपनी के लिए और ये शेयर होल्डर्स के लिए। हमने जो अनाउंस किए है 974 रुपए का जो डिविडेंड है, वो ऑलमोस्ट जो हमने जो बिजनेस जो हमने सेल किया उसका जो प्रोफिट है उसके लगभग सारे पैसे हम रिटर्न कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर से। हमने बाईबैक भी कुछ समय पहले किया जिसमें 164 करोड़ रुपए हम देंगे जिन्होंने बाईबैक में सबमिट किया। ये डिविडेंड में लगभग 2788 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे और उसके बाद लगभग कंपनी में 103 करोड़ रुपए रह गए, जो हम कोशिश में रह गए कि उसे भी हम जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट करें रेगुलेटरी और बोर्ड अप्रूवल्स के साथ। ठीक बात है, बिल्कुल। तो अब इस पूरे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 100 करोड़ रुपए आपके पास आएंगे और कुछ आपके और एसेट्स भी हैं, रियल एस्टेट भी है, उनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो सकती है सर? जी हाँ, रियल एस्टेट है, उनकी वैल्यू भी काफी अच्छी है, लेकिन इस मौके पे इस दौरान में जहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, उसे सेल करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हमें लगता है कि हम उसमें धीरज रखें और फिर सही समय पे हम उसका मोनेटाइजेशन करें। अगर हमने वो किया तो मेरे ख्याल से अच्छा पैसा मिल सकता है। अभी कुछ एस्टिमेट देना बराबर नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स विल गेट अ गुड रिटर्न। नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं सर। आपके शेयर होल्डर्स बिल्कुल पेशेंस रखने के लिए जाने माने भी जाते हैं और जिन्होंने पेशेंस रखा है उसको आपकी कंपनी ने रिवॉर्ड भी किया है। मेजेस्को की जो सब्सिडरी अमेरिका में थी, जहां पर आपने बड़ी स्टेक बेची और वहां से ये बड़ा पैसा आया, अब रिटर्न कर रहे हैं। एक तो इतने बड़े देश अमेरिका में जाकर आप अपनी छाप बनाए, इतनी बढ़िया कंपनी बनाए, उसको इतने बेहतरीन वैल्यूएशन पर बेचें और वो पैसा हिंदुस्तान के शेयर होल्डर्स को वापस आप रिवॉर्ड करके दें, वो अपने आप में एक बड़ी बात है सर। अच्छा सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो बड़ा बिजनेस आपने अमेरिका में बेच दिया है, इसके बाद मेजेस्को में क्या कारोबार बचता है, कितना कारोबार बचता है? अब बचे हुए कारोबार से आपका कितना रेवेन्यू सालाना आ सकता है, इसका अंदाजा दें। क्या मैक्सिमम बिजनेस ये मेजेस्को की जो सब्सिडरी अमेरिका वाली है उसमें से बिक चुका है सर? अब पहले तो मैं बताऊं, ये जो बिजनेस जो थी ये मैस्टेक कंपनी से इंक्यूबेट होके 5 साल पहले हमने उसको डीमर्ज करवाया। ये एक विजन था मैस्टेक फाउंडर्स के लिए कि एक प्रोडक्ट कंपनी क्रिएट करे, और ये 5 साल की जर्नी में हमने एक ऐसी कंपनी क्रिएट की है जहाँ पे अमेरिका में हमने लीडिंग पोजीशन लेके एक अच्छा वैल्यू क्रिएट किया कस्टमर्स के लिए। वो पूरा बिजनेस जो है हमने एक लॉक स्टॉक में सेल कर दिया है प्राइवेट इक्विटी को। अब हमारे पास ये बिजनेस नहीं है, तो हालांकि मेजेस्को में कोई बिजनेस नहीं रहता है, सिर्फ पैसे रहते हैं और रियल एस्टेट जिसे आप जो मैंने आपको समझाया। लेकिन जो बिजनेस हमने बनाई, बढ़ाई और अच्छे भाव में जो हमने उसके सेल किए, ये एक अपने आप में एकदम हिस्टोरिक रहता है इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए। दिस इज द फर्स्ट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी जो इंडिया से लेके हमने एक वैल्यू क्रिएट किया और एक अमेरिकन मार्केट में हमने उसको सक्सेसफुल करके बेचा है। एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या फिर इसका मतलब ये कि जो बची खुची आपके एसेट्स हैं रियल एस्टेट को लेकर और जो भी पैसे अभी 100 करोड़ 103 करोड़ बचेंगे, वो अल्टीमेटली आप मोनेटाइज करके फिर शेयर होल्डर्स को वापस दे देंगे और कंपनी वाइंड अप करेंगे, क्या यही होगा आगे चल के सर? देखिए, जो प्रोसेस है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जैसे
हमें एडवाइस मिलेगा लीगली जो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, और जो इंटेंट है क्लियरली पूरा जो पैसा है, जो कैश है और रियल एस्टेट का जो मोनेटाइजेशन का, वो पूरा हम शेयर होल्डर्स को वापस देंगे। हमें आज की तारीख में कोई इंटरेस्ट नहीं है नया कुछ बिजनेस चालू करने के लिए, ताकि शेयर होल्डर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ और पैसे हमने किसी और चीज में डाइवर्ट किए। हमें पूरा पैसा वापस देना है, और जो भी प्रोसेस, जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल लगेगी वो हम उस पर काम करेंगे। सर फरीद साहब सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको आपके मुंह पर नेशनल चैनल पे मैं बहुत दावे से कह रहा हूं, बहुत कम ऐसे प्रमोटर्स होते हैं जिनके बारे में मैं खुलकर इतनी तारीफ करता हूं। आपके बारे में कोई शक करे इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं। इतनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनियां ही मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने कई कंपनियां अपने 28 साल के करियर में देखी है सर। पैसा आता है, बिजनेस बेचते हैं, दबाकर बैठ जाते हैं, देने की नियत नहीं है। आपका जो ये दिल है और आपका जो मैनेजमेंट की गवर्नेंस के जो आपके स्टैंडर्ड्स है, वो मैं कहता हूं हिंदुस्तान में सारी कंपनियों को फॉलो करना चाहिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके शेयर होल्डर्स जानते हैं कि आपने उनके लिए क्या वैल्यू बनाई और किस तरह के बिजनेस बनाकर आपने बेचे हैं। तो अब मैजिस्को के बारे में तो आपने मुझे बता दिया सर। अब आप इतनी बढ़िया कंपनियां बनाने के लिए जाने जाते हैं, इतने बढ़िया बिजनेसेस बनाने के लिए जाने चाहते हैं, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? आप क्या करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रिटायर्ड ना हो, न टायर्ड हो न रिटायर्ड हो। सर ये अगेन फिर से धन्यवाद और शुक्रिया ये कंपनी के बारे में और मेरे फाउंडर्स के बारे में आपने जो इतना कॉम्प्लीमेंट दिया है। ये एक आपकी तरफ से जो आपने खुलकर बताया, ये बहुत कम लोग बताते हैं। और जो मेरे बारे में है, आपको मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर सुनने को आएगा। इस मोमेंट पे मैं खाली ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सफल करने में महसूस हूँ। या बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपने वक्त निकाला सही वक्त पर। एक्चुअली आपने पिछली बार भी मुझे याद है जब आपने ये बड़ी सेल की थी इस कंपनी की, तुरंत हमने आपसे अनुरोध किया, आपने हमारी बात मानी, दर्शकों को बताया कि आप क्या करने वाले, और उसी दिन आपने साफ कह दिया था कि हम ये पूरा का पूरा पैसा दर्शकों को, हमारे शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेंगे। और आप पूरे जबान के पक्के हैं, आप और आपका मैनेजमेंट, प्रमोटर्स, उन्होंने तुरंत बिना समय गंवाए ये पूरा किया। अब आखिरी सवाल सर मैं आपको जाने दूं उससे पहले, चूंकि आप डिविडेंड के तौर पर पैसे दे रहे हैं 974 करोड़ रुपए प्रति शेयर, जाहिर सी बात है कि बड़ा टैक्स आएगा जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो अब डिविडेंड ले रहे हैं, क्योंकि अब वो पहले वाली बात तो रही नहीं कि डिविडेंड टैक्स फ्री है। तो क्या कोई और बेहतर विकल्प हो सकता था जिसमें टैक्स बच जाता है? मसलन कि बायबैक बड़ी प्राइस पर करके खत्म करते हैं या डीलिस्टिंग ऑफर लाकर खत्म कर देते हैं। क्या बेहतर एक कोई ऑप्शन हो सकता था सर जिसमें कि लोगों का टैक्स ना लगे? हो सकता था डेफिनेटली, लेकिन जिस स्पीड की तरह से जिस 4 महीने में हमने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने की जो ठान ली थी, वो और किसी रूट से नहीं हो सकता था। मेरे ख्याल से देयर वर वेरियस अदर मेथड्स एंड वेज टू डू इट, बट उसमें 1-1.5 साल लग जाता जिसमें टैक्स कम पड़ता था। अगर आपने पैसा कमाया तो आपको टैक्स भरना चाहिए। मेरे ख्याल से हमने जो वेरियस ऑप्शंस दिए है पब्लिक को टैक्स फ्री शेयर बायबैक में पैसा 845 लेने के लिए, मार्केट में लोग बेच सकते हैं अगर उनको कैपिटल गेन्स कम पड़ता है, क्योंकि जो लेने वाले खरीदने वाले जो लोग हैं उनको डिविडेंड शायद कम टैक्स रखता होगा, जो जिनको एग्जेम्पशन है डिविडेंड पे वो खरीद रहे। तो मेरे ख्याल से हर एक शेयर होल्डर के टैक्स के हिसाब से सभी को 3 डिफरेंट ऑप्शंस हमने दिए, और मेरे ख्याल से सभी शेयर होल्डर्स आर लुकिंग एट ऑप्टिमाइजिंग दैट टैक्स इन देयर ओन वे। कंपनी ने ये 3 ऑप्शन देके बहुत अच्छा किया ताकि लोग डिसाइड कर सके उनको क्या बेस्ट सूट होता है। मेरे ख्याल से और कोई तरीका होता तो काफी समय लग जाता था। तो मेरे ख्याल से उसके बदले में ये ईयर एंड का गिफ्ट देने में हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा तरीका। और सर एक छोटा सा सवाल और रह गया मेरे दिमाग में। वैसे आपने कहा है कि रियल एस्टेट कारोबार हम सही वक्त पर बेचेंगे, फिर भी अंदाज दे सकते हैं कितना समय लगेगा? साल, 2 साल, 6-12 महीने, कुछ अंदाज आपका? क्योंकि आप वैसे है ना, आप जो डेडलाइन देते हैं, जो टाइमलाइन रखकर चलते हैं, उससे पहले ही काम पूरा करते हैं। तो कुछ आपने इंटरनली सोचा है कि सब कुछ ठीक रहा, मार्केट थोड़ा रिकवर हो गया, रियल एस्टेट का हो भी रहा है, तो कब तक ये काम कंप्लीट करेंगे सर? हमारी कोशिश तो रहेगी जल्द से जल्द करने के लिए। मेरे ख्याल से मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होगी तो आई थिंक बिटवीन 9 to 12 मंथ्स के अंदर हम कर पाएंगे। एंड द गुड पार्ट इज वी विल कीप यू अपडेटेड एट एवरी स्टेप दैट वी टेक, ताकि आपको पता पड़ेगा कितना टाइम लग रहा है। या ओके,
बहुत बहुत धन्यवाद फरीद साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, पूरे विस्तार से अपनी कंपनी के इस बड़े डिविडेंड, बायबैक और आगे की डीलिस्टिंग की बात एक तरह से कह सकते हैं उनकी योजनाओं पर विस्तार से साफ साफ राय दर्शकों को और अपने निवेशकों को बताने के लिए। तो ये थे फरीद कजानी साहब, एमडी और ग्रुप सीएफओ मजेस्को के। अब दीप, आप बताएं आप क्या जानना चाहते हैं दर्शकों के बिहाफ पे, जो आपके सवाल है मजेस्को से रिलेटेड, इसके बड़े डिविडेंड से रिलेटेड, भले दीप भी पूछ सकते हैं, भले हमारे जो पैनल में बाकी एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं उनके जवाब देने को तैयार हूं, मेरी कैलकुलेशन तैयार है। जी दीप, पूछिए अब आप। अनिल जी, सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही बन रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तो ठीक है, अगर मुझे इस डिविडेंड का फायदा उठाना है तो क्या आज मैं इस शेयर को खरीदूं कि नहीं, क्योंकि एक्स डेट को जब ये डिविडेंड के लिए एडजस्ट होगा तो फिर वैल्यू क्या बचेगी इसकी? इस सवाल का जवाब बेहद साफ है दीप, और 2 लेटर में है, नो, एन और नो, ना। अभी आपको अब फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। 974 रुपए का डिविडेंड है, अब आपके लिए फ्रेश खरीदारी करने का कोई केस नहीं बनता, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेश खरीदारी करनी ही नहीं चाहिए। अब मैं जिसको मैं यहां पर आप फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे, बहुत क्लियर। ओके सर, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है सर, आई डोंट नो ये कितना वैलिड होगा। अगर मानिए 25 दिसंबर रिकॉर्ड डेट है, तो मतलब 23 दिसंबर एक्स डेट मान लेते हैं, वैसे भी उसके बाद तो छुट्टी आ जाएगी 25 तारीख की। 23 दिसंबर से पहले अगर 22 दिसंबर की क्लोजिंग मान लीजिए 974 के नीचे होती है, तो क्या एडजस्टमेंट के बाद कैसे वैल्यू निकालेंगे? नेगेटिव तो नहीं हो सकता शेयर प्राइस सर? हो सकता है, ऐसे नेगेटिव वैसे नहीं होता प्रैक्टिकली, लेकिन डिविडेंड का एडजस्टमेंट होने के बाद एक बार मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि एक बार ऐसा हुआ है, एक केस ऐसा जहां पर हुआ ये कि अगर आपने शेयर बेचे हैं तब भी आपको पैसे देने पड़ गए, क्योंकि आप कम डिविडेंड अगर बेच रहे हैं और पहले एक्स डिविडेंड होने के बाद आपकी सेल में से डिविडेंड कट जाया करता था, तो वैसा केस हुआ है। तो अब इसमें देखना होगा कि अगर 972 के नीचे है तो एक्सचेंजेस किस तरह का एडजस्टमेंट करते हैं, ये संभावना बन सकती है। तो दीप बिल्कुल अभी तक जैसे कच्चे तेल में नेगेटिव रेट्स नहीं आती थी, जैसे शेयर्स में नेगेटिव रेट्स नहीं आती है, अगर ये होगा तो स्क्रीन पर नेगेटिव रेट देखने का अपना पहला केस होगा कि जिस दिन एक्स डिविडेंड हुआ 974 रुपए डिविडेंड निकल गए, उसके बाद शेयर की वैल्यू क्या। तो आपका सवाल एकदम जायज है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि आप शेयर बेचे भी और ऊपर से पैसे भी दें। बिल्कुल। और अनिल जी, मैनेजमेंट वैसे बात तो कर रही थी कि रियल एस्टेट कुछ बचता है वो भी ये बेचेंगे, तो क्या फ्यूचर में अब ये कंपनी डीलिस्ट होने वाली है या फिर बंद होगी, कैसे समझे? वैसे तो मैनेजमेंट ने थोड़ी क्लैरिटी दी, पूरा नहीं समझ पाए, बट जो एग्जिस्टिंग निवेशक भी हैं जिन्हें डिविडेंड मिल जाएगा, लोअर प्राइसेस पे लिया होगा, उसके बाद क्या ये शेयर होल्ड करें या नहीं? देखिए दीप, दोनों में फर्क है। कंपनी डीलिस्ट होने में और कंपनी बंद होने में फर्क है। जो कंपनियां डीलिस्ट होती है वो बंद हो जरूरी नहीं है, राइट? सपोज वेदांता डीलिस्टिंग करवाना चाहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वेदांता बंद हो रही है। डीलिस्टिंग में और बंद होने में, वाइंड अप में बड़ा फर्क है। तो ये कंपनी डीलिस्ट करवाने की मूड में नहीं है, ये वाइंड अप करने के मूड में। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बिजनेस बनाया, उस बिजनेस की वैल्यू बनाई, वैल्यू बनाकर बेच दी। अब वो पूरा, अच्छा, मैनेजमेंट ने साफ मुझे कह दिया कि अब ऐसा कोई बिजनेस बचा नहीं इस कंपनी में, और जो कुछ कैश बचा है वो 103 करोड़ है। रियल एस्टेट इनकी नवी मुंबई में है, थोड़ी सी 1,20,000 स्क्वायर फीट, 7 माले की एक बिल्डिंग है, तो वो 50-100 करोड़ की बिल्डिंग होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। ये मेरा रफ अंदाजा है, मैं अंदाज से बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता। तो 100-150 करोड़ की वैल्यू बची है कंपनी में। अब वो भी बेचेंगे 50 करोड़ के, उसमें भी टैक्स वैक्स आएगा। तो बेसिकली जितना कैश है, जितना पैसा है, मैनेजमेंट अभी आपको पूरा दे रहा है। अब 100-150 करोड़ का आपका बचा है, तो उसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब कंपनी में और कोई बिजनेस बचा नहीं, कोई वैल्यू बची नहीं है। अब मुझे देखना यह कि फरीद कजानी साहब नेक्स्ट क्या करते हैं, या कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो कौन से नए बिजनेस या कौन सी नई कंपनी में और इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू बनाते हैं, वो इंटरेस्टिंग होगा दीप। अच्छा, एक और चीज जो शायद अगला, चलिए पहले आप अपना अगला सवाल पूछ लें ताकि फिर मैं उसके बाद बताऊं। जी नहीं अनिल जी, यही मेन सवाल तो यही थे सर। आप बताएं सर, जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रही है। अच्छा, एक पहले कुणाल जी पे जाते हैं। कुणाल जी पूछिए सवाल। जी अनिल जी, देखिए मेरा एक सवाल था। अनिल जी, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स को भी बहुत बढ़िया तरह से समझते हैं।
तो अनिल जी, मुझे एक सलाह ये लेनी है, मतलब एक सवाल है आपसे कि मान लीजिए अगर किसी के पास इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट आया हो और वो मेजेस्को के शेयर्स खरीद लेता है, तो अनिल जी जो डिविडेंड पर टैक्स है वो तो इनकम टैक्स से थोड़ा कम पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि टैक्स का बेनिफिट मिलेगा अनिल जी, यहाँ पर टैक्स आर्बिट्राज हो सकता है। तो इसमें दो आपके दो टुकड़े हैं। वो इस सवाल को दो टुकड़े में मैं दीप से एक्सपेक्ट कर रहा था कि दीप शायद ये पूछेंगे कि अब क्या नए लोगों को जिन्होंने नहीं खरीदा है उन्हें 974 रुपए का डिविडेंड देखकर खरीदना चाहिए क्या। अब मैं इसको दो तरीके से बताता हूं। कुणाल जी आपका जवाब बाद में देता हूं क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन पार्ट है। पहला पार्ट है दीप, जो कान खोल के सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैजेस्को में इस वक्त नई खरीदारी 974 रुपए के डिविडेंड की वजह से नहीं बनती। 974 रुपए का डिविडेंड देखकर आपको मैजेस्को का शेयर नहीं खरीदना चाहिए। ये मैं एकदम साफ साफ राय दे रहा हूं। जो लोग 974 रुपए के ऊपर ये शेयर खरीद रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कंपनी में 150-200 करोड़ रुपए की वैल्यू है और उसको बाहर आने में, वाइंड अप करने में 1 साल का वक्त लगेगा और उसके लिए आप इंतजार करना चाहते हैं, तब तो अलग बात है। बाकी कंपनी के 3200-3300 करोड़ रुपए में से सारे के सारे 2800-2900 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। तो बचा कुछ भी नहीं है कंपनी में, न बिजनेस बचा है न कैश थोड़ा सा बचा है। 100 करोड़ ये वो कंपनी चलाने के लिए नेचुरली इतना तो अपने पास रखेंगे, थोड़ी बहुत रियल एस्टेट बेचेंगे। तो अब आपको फ्रेश खरीदारी करने का कोई रीजन नहीं बनता क्योंकि बिजनेस, मेजर बिजनेस आप बेच चुके हैं। कंपनी बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या आपको 974 में खरीदना है? जी नहीं। क्यों नहीं खरीदना है? अब उसको अच्छे से समझिए, क्यों नहीं खरीदना है। यह है दूसरा जवाब जो अभी कुणाल जी ने पूछा उसके बाद। देखिए, अगर आप आज 974 रुपए में आज शेयर खरीदते हैं, अभी क्या चल रहा है 980-90 देखा था मैंने, 980-90 के आसपास। समझिए आपने 980 रुपए में शेयर खरीदा, करेक्ट। 900, कुणाल जी ध्यान से सुनिएगा, 980 रुपए में जब आप शेयर खरीद रहे हैं तो आपको लगेगा डिविडेंड का टैक्स। जो भी आपका डिविडेंड आएगा उस पर आपको मार्जिनल रेट से अपनी जो आपकी इनकम टैक्स की स्लैब है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? और आपका टैक्स लगेगा लगभग अगर आप हाईएस्ट स्लैब में कुणाल जी की तरह 30% तो 30%, अगर आप 15% वाली स्लैब में तो 15%, 20 वाली में तो 20%। बेसिकली आपकी जो इनकम टैक्स स्लैब है उतना आपको। तो 974 रुपए में से अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में, तो आप ये समझ लीजिए 35% तो आपका गया वैसे ही टैक्स में। तो आपको 974 रुपए नहीं मिल रहे हैं, 625 रुपए मिल रहे हैं। आप ये समझिए 625 का डिविडेंड मिलेगा, बाकी जाएगा आपका टैक्स में। अब क्या होगा, एक्स डिविडेंड होने के बाद आप शेयर बेचेंगे, ठीक है। अब वो शेयर जो भी भाव में बिकेगा, ठीक है, तो उसका आपको मिलेगा कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस का बेनिफिट। आपने 975 में खरीदा है, आप बेचेंगे, वो बेनिफिट मिलता है आपको 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको 15% का बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट। वो भी आप खाली गेन के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुणाल जी जो आप कह रहे हैं कि अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो क्या उसको लेकर ये एडजस्ट करना चाहिए? कर तो लेंगे आप, यहां आप 15% बचा लेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, लेकिन आपको वहां 35% डिविडेंड का देना पड़ रहा है। तो नेट नेट आपको 20% का नुकसान है, नेट नेट 20% का नुकसान है। इसलिए प्लीज इस वक्त आपको मैजेस्को का शेयर नहीं खरीदना है। चाहे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठें, आप अपने सीए के साथ बैठें, कैलकुलेशन समझें। ऐसा मत समझिए कि 974, क्योंकि देखिए कंपनी पूरा बिजनेस बेच रही है, वाइंड अप करने जा रही है, ऐसे में आपको डिविडेंड का टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपके पास है तब भी आपको लॉस आएगा, वो सिर्फ 15% का बेनिफिट है। और जिनके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है उनके लिए तो बड़ा ही बेवकूफी वाला काम है। जब आगे चल के गेन होगा तो ही आप उसके सामने एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब गलत डिसीजन होगा अगर आप डिविडेंड की वजह से अभी खरीदना चाहते हैं। प्लीज मैं उल्टा आपको एक बहुत साफ, क्लियर कट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड राय दे रहा हूं। अगर आपके पास मैजेस्को का शेयर है तो आपको अभी बेच देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये मेरी राय है। एक्स डिविडेंड होने के बाद नीचे आए तब फिर से खरीदिए। जी कुणाल जी। अनिल जी, इसमें एक और स्पष्टीकरण अनिल जी ये दीजिए कि क्या जो लोग 10 लाख रुपए से कम के जो डिविडेंड जिनको मिलता है उन पर भी अनिल जी उतना ही इनकम टैक्स लगता है? मेरी समझ अनिल जी ये थी 10 लाख रुपए से कम अगर डिविडेंड आपको मिल रहा है तो शायद उस पे डिविडेंड पे छूट है कुछ, मैं इसीलिए पूछ रहा था। नहीं, ये छूट जहां तक मेरा ख्याल है कुणाल जी, ये छूट पिछले साल से निकल गई थी। एक चीज ये है, पहली चीज तो है कि पिछले साल से ये जो बेनिफिट था वो हट गया है कि आपको अब डिविडेंड सीधा सीधा आपका
आपकी जो इनकम टैक्स स्लैब है उसी पर होता है। पिछले साल तक ऐसा था कि आपको 10 लाख तक अगर आपका डिविडेंड है तो 10 या 15% कुछ टैक्स की रेट थी। लेकिन चलिए मान लीजिए अगर वो आप 10 लाख से नीचे भी हैं, चलिए मान लीजिए कि आपके 10 लाख से नीचे भी और छूट भी है, तब भी आपके लिए कैपिटल लॉस हो रहा है। आप एक बात समझिए कि आपका 15% अल्टीमेटली एक्स डिविडेंड होने के बाद आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो हो गई जब आप मार्केट में बेचेंगे, करेक्ट? तब भी आपको 15% का लॉस है, तो आपने कमाया क्या? अल्टीमेटली आपके लिए इस मामले में कमाई नहीं है, ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए मेरी बहुत क्लियर कट रहा है कि आप अगर यही चीज क्या है जो कंपनी रनिंग है, बाद में आगे लंबी चलेगी और जिसमें बिजनेस है, और वहां पर अगर आप करें तो आपको फायदा है कि चलिए एक बार आपका डिविडेंड आ गया, शेयर आपके पास पड़ा है, आज नहीं 2 साल 3 साल 5 साल बाद। अभी जो मैनेजमेंट से बात करके समझ में आया है वो बहुत क्लियर कट है कि मैनेजमेंट इसको डिलिस्ट करवाने का, आई मीन वाइंड अप करने का और कंपनी को बंद करने का इरादा रखता है। जो भी पैसा आएगा वो शेयर होल्डर्स में बचा हुआ भी बांट लेंगे। अब 150, 200, 100, 125 करोड़ रुपए जो भी होगा वो पैसा और आपके पास आ जाएगा थोड़ा बहुत, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। इसलिए मेरा बहुत क्लियर कट मानना है कि और मैं जहां तक मुझे अच्छे से याद है, अब वो 10 लाख वाला एग्जेम्पशन निकल चुका है कुणाल जी, मुझे मेरी याददाश्त है, फिर भी आपने पूछा इसलिए मुझे वापस सोचना पड़ रहा है, लेकिन मेरी जो याददाश्त है उस हिसाब से 10 लाख वाला एग्जेम्पशन निकल चुका है। और अगर वो निकल चुका है फिर तो सोचने की बात ही नहीं, फिर तो आपको फायदा मिलेगा ही नहीं। एक आपत्ति अनिल जी। जी जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं आप? अनिल जी एक आपत्ति है बस कि अनिल जी आपने अज्यूम कर लिया कि मैं 30% इनकम टैक्स स्लैब में हूं अनिल जी, तो एक अनिल जी 39% का भी स्लैब है सुपर रिच वाला अनिल जी। ओहो, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि एक और उसके ऊपर वो सुपर रिच वाला जो जिसमें इफेक्टिव कॉस्ट आती है 45% के आसपास, जिसमें 37% सरचार्ज लगता है, मैं उम्मीद करता हूं आप और हमारे पैनल पे जितने एक्सपर्ट हैं सब उसी रेंज में पहुंचे। सुपर रिच वाला जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा इनकम पर आपके 37% का सरचार्ज लगता है, ये मेरी शुभकामना है। अगली बार मैं आपको उसी सरचार्ज के साथ में सुपर रिच वाली कैटेगरी में रखूंगा। आइए मैं वापस आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच में एलेम्बिक फार्मा के मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और हम उनसे बात करेंगे। न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, तो एक बार ये मेजेस्को वाला मैटर हो गया तो इस वजह से हम डिस्कशन में रहे। आइए बात करते हैं एलेम्बिक फार्मा के मैनेजमेंट से।